Experience the care of Narayana Health. Sani dhani sani dhani sani dhani sa. Sani dhani sani dhani sani dhani sa. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। आज हम अपनी इस आइकॉनिक हेल्थ सीरीज़ के पेनल्टीमेट एपिसोड में पहुंच गए हैं। दैट इज़ एपिसोड नंबर 49। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट ऑलमोस्ट 48 एपिसोड्स में आप लोगों के कुछ जनरल क्वेश्चंस आपकी हेल्थ के बारे में जो आप लोग चाहते थे, वो हमारे डॉक्टर्स के थ्रू हमने उनके आंसर्स आप तक पहुँचाए। The idea was prevention, the idea was a better health of the society in our country। और आज इस पेनल्टीमेट जो हमारा एपिसोड है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है फीवर या बुखार। और आज इस 49th एपिसोड में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ब्रिज वल्लभ शर्मा, जो कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन हैं हमारे नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में, और बहुत ही माने जाने फिजिशियन हैं और बहुत ही लोग इनको पसंद करते हैं। और आई थिंक दे कैन नॉट बी ए बेटर डॉक्टर टू टॉक अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैन डॉक्टर। सो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। और हम इससे पहले की शुरुआत करें, आप अपने बारे में हमारे जो ऑडियंस हैं उनको कुछ बताएं। थैंक्स सर फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस टॉक शो, हेल्थ शो। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोग कवर कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग भी काफ़ी आगे से कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा पब्लिक में अवेयरनेस फैले वो ज़्यादा ठीक है। आई एम डॉक्टर ब्रिज वल्लभ शर्मा, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन इन नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। ये फीवर अभी बेसिकली हम लोग हर घर के अंदर देखते हैं कि फीवर चलता है। हर बच्चा बचपन से ही लेके जब तक वो रहता है तब तक फीवर से कभी ना कभी उसका वास्ता पड़ता है। तो हर आदमी जानता है कि फीवर क्या चीज़ है, लेकिन उससे कैसे टैकल करना है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हर आदमी को आना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुरुआत करते हैं। 5 सवाल आपसे पूछेंगे, बहुत सिंपल सवाल जो कि नॉर्मल कॉमन दिमाग में रहते हैं। सो ये जो एक बुखार जो आता है, लोग कहते हैं बुखार हो गया, ये सब लोग ज़्यादातर जानते हैं कि वो अगर सेंटीग्रेड में माना जाए तो 98 पॉइंट समथिंग एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। लेकिन आप ये बताएं, बॉडी को बुखार क्यों होता है, मतलब किस लिए होता है बुखार? वाई डज बॉडी गो हायर टेम्परेचर, और किस उस पर माना जाए कि अभी आपको बुखार है, वो क्या ऐसा टेम्परेचर है? क्या वो डिफ़र करता है लोगों के अंदर, या कोई ऊपर नीचे कोई बात होती है? लेकिन सबसे बड़ी बात, बॉडी में वो स्टेट आती क्यों है जब टेम्परेचर बॉडी अपना बढ़ाती है? बुखार जो नॉर्मली फीवर जिसे हम बोलते हैं, वो बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, जिसमें अगर बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन अगर चला जाता है बाय इनहेलेशन या बाय इंजेशन, तो वो उसको डैमेज करना स्टार्ट करता है। तो बॉडी एज ए प्रोटेक्टिव फिनोमिना बॉडी अपना टेम्परेचर ऊपर की तरफ लेके जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो पायरोजन सीक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि अपने हाइपोथैलेमस के अंदर रिएक्ट करके बॉडी जो हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट होता है उसको एलिवेट कर देते हैं, और उससे फिर टेम्परेचर अपना आता है। तो ये टेम्परेचर किसी न किसी रूप के अंदर प्रोटेक्टिव फिनोमिना है, लेकिन एक लेवल तक। कुछ छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं उनको बॉडी अपने आप टैकल कर लेती है, लेकिन कई इन्फेक्शन होते हैं जो कि फिर प्रोलॉन्ग चलते हैं, उसके अंदर फिर हमें थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जो फीवर का जो कंट्रोल थर्मोस्टेट है बॉडी में, वो आप ज़रा बताएं हमारे सुनने वालों को कि कहाँ पे होता है। और कई बार हम ये लो ग्रेड फीवर की बात करते हैं, कई बार कहते हैं कि हाई ग्रेड फीवर है, लो ग्रेड फीवर है। तो लो ग्रेड फीवर और हाई ग्रेड फीवर में क्या डिफरेंस है, और ये कहाँ पे हमारा ये प्रोटेक्टिव जो थर्मोस्टेट लगा है बॉडी को ऊपर नीचे करने के लिए, और ये कैसे कंट्रोल होता है फीवर, क्या मैकेनिज्म है वो? देखो, फीवर की कंट्रोलिंग मैकेनिज्म तो यूजुअली थर्मोरेगुलेटरी सेटअप्स हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर सेंटर्स होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली अपना जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट +- 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस रेंज के अंदर रहता है। और ये भी अपनी बॉडी में सर्केडियन रिदम होती है, जिसके अंदर अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है, और इन द इवनिंग अप टू 4 to 6 PM ये थोड़ा सा हायर रहता है। ये नॉर्मल हर आदमी के अंदर
वेरिएशन रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 98.9 डिग्री मैक्सिमम रहता है और इवनिंग टाइम के अंदर 99.9 डिग्री। अगर इससे ज़्यादा ओरल टेम्परेचर जाता है तो वो फीवर कहलाता है। अब फीवर की भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हाई ग्रेड फीवर हो गया, अराउंड 101 प्लस क्रॉस कर जाता है, या फिर एक होती है स्टेज हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया, जो कि 106 तक भी पहुंच जाता है। वो काफ़ी डेंजरस कंडीशन होती है। लो ग्रेड फीवर के अंदर अराउंड 100-100.6 इस रेंज के अंदर लो ग्रेड फीवर चलता रहता है, जिसे हम लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग फीवर का इलाज हम इंडिया में घर के अंदर ही कर लेते हैं। हमने कई बार देखा है कि फीवर हुआ घर में ही लोग रह लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब कोविड के बाद थोड़ी सी जानकारी लोगों के दिमाग में बढ़ी। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जब एक पेशेंट को जिसको फीवर है उसको घर में इलाज नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, और कौन से रेड फ्लैग्स हैं फीवर के साथ एसोसिएटेड जो आप सोचते हैं थोड़े से डेंजरस हो सकते हैं और उसमें घर में बैठ के इलाज करना सही नहीं है? देखो, नॉर्मली फीवर के साथ में हमारी बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, मसल पेन होते हैं। ये नॉर्मल फिनोमिना है, हर फीवर के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। अगर साथ में आपके बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है या रिकरेंट वॉमिटिंग्स हो रही हैं, सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, सीवियर बाउट ऑफ कफिंग हो रही है या ब्रेथलेसनेस हो रही है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, या फिर कई बार क्या होता है फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, अल्टर्ड सेंसोरियम में चला जाता है पेशेंट कि उसको ध्यान नहीं रहता, घर से बात नहीं कर पाते, आपस के अंदर समझना बंद कर देते हैं। ये थोड़े से रेड साइंस हैं जो कि आम आदमी को पता होने चाहिए कि अगर ये है तो हमें इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेनी ज़रूरी है। प्लस कई एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जो कि अबव 60-65 ईयर्स की एज के अंदर कुछ ये रेड साइंस भी मास्क हो जाते हैं। उन लोगों को लो ग्रेड फीवर के अंदर ही सेंसोरियम कई बार अल्टर्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें तुरंत ही चिकित्सक सहायता लेनी ज़रूरी होती है। भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब ने आज फीवर क्या होता है, क्यों फीवर होता है और कहाँ से कंट्रोल होता है, नॉर्मल रेंज फीवर की क्या होती है, लो ग्रेड हाई ग्रेड फीवर क्या होता है और कौन सी ऐसे साइंस हैं जहाँ पे लोगों को घर के अंदर इलाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ और जानकारी लेना चाहें, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें डॉक्टर ब्रिज वल्लभ शर्मा जी से, तो आप जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उससे NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, या www.narayanahealth.org पे जाके भी आप डॉक्टर ब्रिज वल्लभ शर्मा से, जो हमारे नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट हैं, उनसे आप आके मिल सकते हैं, वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे हमने भी देखा कि कई लोग फीवर को घर पे ट्रीट करते हैं, जब घर में पेशेंट ट्रीट कर रहे हों हम लोग, उस समय क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो लेनी चाहिए परिवार वालों को? क्या आपको लगता है कि करना ही चाहिए जब आप घर पे, जब आपको लगता है कि उस समय पेशेंट को आप डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे, घर के ही अंदर आप ट्रीट कर रहे हैं, सो व्हाट आर दोज कार्डिनल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द फैमिली उस पेशेंट के बारे में? ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें पेशेंट्स के लिए स्पेशली ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ़ीवर अगर है तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले नॉर्मली अपने घर में पैरासीटामोल टैबलेट रहती है, अगर किसी को एलर्जी नहीं है तो आप एक 500 मिलीग्राम की पैरासीटामोल टैबलेट आप दे सकते हैं। अगर सपोज़ करो वो भी नहीं होती है तो अपन वाटर स्पंजिंग से भी बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। वाटर स्पंजिंग के लिए एक मिथ ये रहता है कि अधिकतर मैंने देखा है जो भी लोग करके आते हैं बोलते हैं साहब हम लोगों ने पानी ले लिया, बर्फ़ का ले लिया पानी और उससे सिर्फ सिर के ऊपर पट्टी कर लिए, जबकि खाली सिर पे पट्टी नहीं करनी होती और बर्फ़ का पानी भी यूज़ में नहीं लेना होता। इसके लिए आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ में लीजिए, उसमें एक छोटा अपना टॉवल है उसको डाल के थोड़ा सा निचोड़ लें, पूरी बॉडी के ऊपर मॉपिंग करनी है। थोड़ी देर के लिए उसको आप रुक जाएं, इवेपोरेट होने दें। जैसे ही इवेपोरेशन होगा उसके साथ में बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। 15-20 मिनट तक अगर आप ये रेगुलरली करते रहेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और मरीज़ को भी आरामदायक होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मरीज़ का हाइड्रेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ध्यान रखें कि वो बार बार कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में लेता रहे, या तो आप ORS दे दें या कोई जूस दे दें, नारियल पानी दे दें
किसी भी रूप में लिक्विड जाता रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है फ्लूइड की। अगर आप फ्लूइड नहीं देंगे तो वो डिहाइड्रेटेड होगा और डिहाइड्रेशन से फिर और प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आ सकती है। तो मेन यही है कि पैरासीटामोल दें, और नॉर्मल फीवर यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर चले जाते हैं। अगर कोई वार्निंग साइंस, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, उल्टियाँ नहीं आ रही हैं, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, बहुत तेज़ हेडेक नहीं हो रहा, पेन एब्डोमेन नहीं हो रहा, या किसी भी तरीके की और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं अगर नॉर्मल फीवर है, सीजनल फ्लू है तो। डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात खान पीन के ऊपर, क्या जब फीवर होता है घर में आदमी है तो वो नॉर्मल खाना खा सकता है या कुछ स्पेशल चेंज डाइट में भी? क्योंकि कई बार मुंह में कड़वाहट आ जाती है, खाना नहीं खाया जाता, उस समय क्या किया जाए? देखो, उस टाइम पे अपने को थोड़ा सा लाइट डाइट रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मुंह का टेस्ट डेफिनेटली चेंज होता है और इसमें थोड़ी सी नोजेटिंग फीलिंग भी आ जाती है। तो अपन जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसकी बजाय अपने को थोड़ा सा हल्का रखना पड़ेगा। आप लिक्विड में जूसेस रख सकते हैं, या दलिया, खिचड़ी, फ्रूट्स ले सकते हैं। इस टाइप से अपन थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर और बार बार लेते रहें, बजाय कि अपन एक साथ एक ही चीज़ लगातार दे दें। इसके बजाय धीरे धीरे और कम टाइम के अंदर अपन रिपीट कर सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आसान शब्दों में फीवर के बारे में बताया। हम ऑलमोस्ट इस प्रोग्राम के एंड में पहुंच गए हैं। इस सवाल के 2-3 पार्ट्स हैं, हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले ओवर द काउंटर ड्रग्स जो फीवर के लिए लेते हैं, पैरासीटामोल जैसे आपने कहा, हमने इसके भी काफ़ी इस्तेमाल देखे जब कोविड था। सबसे पहले आप ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में बताइए कि क्या हर आदमी हर टाइप की फीवर के लिए ड्रग ले सकता है, या कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कई लोगों को नहीं लेनी चाहिए, या कौन सी बिल्कुल सेफ ड्रग्स हैं जो कोई भी ले सकता है? तो ओवर द काउंटर ड्रग्स अपने हिंदुस्तान के अंदर तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा सेफ ड्रग है। पैरासीटामोल अगर किसी को किडनी की भी प्रॉब्लम है तो अपन उसकी डोज एडजस्टमेंट करके उस टैबलेट को दिया जा सकता है। और भी बुखार को कम करने की दवाइयाँ आती हैं, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, लेकिन वो बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनसे प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है और बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पैरासीटामोल हर घर के अंदर अवेलेबल होती है, और इमरजेंसी किट के अंदर अपने एक पैरासीटामोल टैबलेट रखनी ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, अब जो आजकल रोज़ पेपरों में पढ़ रहे हैं H3N2, कभी कुछ और आ जाता है वायरस, सीजनल फ्लूज आते हैं इंडिया के अंदर, आते ही रहते हैं। तो जब ये सीजनल फ्लू के अंदर हम गुजर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, तो क्या उस टाइम पे कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या अगर किसी को हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उससे रिलेटिव सवाल है मेरा फ्लू वैक्सीन्स के ऊपर। इंडिया में हम लोग अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जब ये रेगुलर 1 साल में हमको ये वैक्सीन लेना चाहिए। थोड़ा सा फ्लू वैक्सीन के बारे में बताइए, और कब अगर साल में हमें लें ये वैक्सीन तो कौन से महीने में ये लेना चाहिए साल में? देखो, फ्लू वैक्सीन्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, पिछले 7-8 साल से अवेलेबल है, और ईयरली वैक्सीन आता है। ये नॉर्मल जो सीजनल फ्लू होते हैं उसके अंदर ये बेसिकली जो फ्लू होता है वो H1N1, जिसमें से स्वाइन फ्लू होता है जो काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है, और अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो H3N2 चल रहा है। इस फ्लू वैक्सीन के अंदर ये जितनी भी स्ट्रेन्स हैं इनको कवर कर लेते हैं। जो अभी जो लेटेस्ट आ रहा है उसके अंदर 4 फ्लू वायरसेस को ये कंप्लीट कवरेज दे रहे हैं। नॉर्मली ये अप्रैल मई के आसपास नई स्ट्रेन आ जाती है। आपको स्पेशली जो हाई रिस्क कैटेगरी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, लाइक एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर चाइल्ड हो गए लेस देन 5 years ऑफ एज, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लीवर डिजीज़, कार्डियक पेशेंट्स हैविंग COPD और अस्थमा, इन लोगों को तो हर साल फ्लू शॉट्स लगवा लेने चाहिए, जिससे कि इस इन्फेक्शन से अपन काफ़ी हद तक बचाव रख सकें। नॉर्मल पब्लिक भी लगवा सकती है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक पता नहीं, समझ में नहीं आता क्यों नहीं लगवाती, जबकि ये सरकार की तरफ से अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आप ज़्यादा इतनी कॉस्ट भी नहीं है। अगर आप लगवाएंगे तो इन वायरसेस से अपन बचाव कर सकते हैं, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उसकी सीवियरिटी काफ़ी हद तक कम होती है। और ये जो नॉर्मल फ्लू चलते हैं, सीजनल फ्लूज, डॉक्टर साहब, ये नॉर्मल फीवर की तरह इनको लें, या कोई स्पेशल इसके लिए जब ये आता है, या किसी को हो जाए, वायरल फीवर कहते हैं, हो गया मुझे वायरल फीवर हो गया, तो क्या करना चाहिए? वायरल फीवर का बचाव जो होता है वो सारा का सारा कोविड ने काफ़ी हद तक पूरी पब्लिक को सिखा दिया है, लेकिन हम लोग भूल भी काफ़ी जल्दी जाते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमेशा ध्यान रखनी है। आप बाहर से जब भी घर में एंटर कर रहे हो, अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है,
फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। कहीं पर भी आप जा रहे हो ओवर क्राउडेड स्पेस में आपको मास्क लगा के रखना है, क्योंकि ये जितने भी वायरसेस हैं ये जितनी भी इलनेसेस करते हैं इनहेलेशन से करते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से मास्क लगा के रखोगे और हैंड हाइजीन को रखेंगे तो इन इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। घर में अगर किसी को फ्लू भी हो जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आइसोलेट करने की ज़रूरत है। आप उनको आइसोलेट कर देंगे जिससे कि घर के अंदर जितने भी हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं या पर्सनस हैं, आपके ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो सब बच सकते हैं उससे। भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब ने आज शुरुआत से, जैसे मैंने पहले भी कहा, फीवर के बारे में जानकारी देके वो आखिरी में उन्होंने जो आजकल फ्लू चल रहा है उसके बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये फ्लू वैक्सीन्स हैं, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि एनुअली सब लोग फ्लू वैक्सीन को ज़रूर लें। और हर साल उन्होंने बताया नए नए स्ट्रेन्स आते हैं, जो वैक्सीन नए बनते हैं वो नए स्ट्रेन्स को केटर करते हैं, तो इसीलिए हर साल आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने रिलेटिव्स में, दोस्तों में ये मैसेज डॉक्टर साहब को पहुँचाया जाए कि आप हमेशा फ्लू वैक्सीन साल में ज़रूर लें। डॉक्टर साहब ने फिर से हैंड हाइजीन के बारे में बोला, जो हम लोग कोविड के टाइम पे बहुत फॉलो करते थे, और आई थिंक हैंड हाइजीन, मास्क पहनना, इससे ज़्यादा बढ़कर प्रोटेक्टिव जो है वो एक फीवर के लिए, जो बेसिकली जो हमारे सांस से फैलते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहें, उनसे वीडियो कंसल्ट करना चाहें, उनसे फ़ोन पे बात करना चाहें, तो www.narayanahealth.org पे जाइए और आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर जो इस समय QR कोड आपकी स्क्रीन पे है उससे NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और आप डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये 49th एपिसोड हमारी पेनल्टीमेट एपिसोड थी आज। इसके बाद हमारी 50th एपिसोड हमारी लास्ट एपिसोड होगी। इस एपिसोड को तो आप देखें ही, इसको शेयर करें दोस्तों में फीवर के बारे में जानकारी। हमारी लास्ट एपिसोड में हम लोग जितनी भी 49 एपिसोड्स का जो क्रक्स था उसको एक साथ लेके आएंगे, और उस एपिसोड को भी देखना ना भूलिएगा। एक बात जो डॉक्टर साहब से मैं फिर से कहूँगा, डॉक्टर साहब, जितनी भी हमने इस बार 49th एपिसोड पे आज पहुंच गए हैं, ये हमने हर सैटरडे को हम इसको रिलीज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स ने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बात की। उन्होंने कहा अगर आप लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लें तो आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। फीवर के अंदर भी खान पीन, एक्टिव रहना, वेट कंट्रोल करना, इन सब का हाथ है उनके अंदर, उसके अंदर भी, ताकि जनरली बॉडी ऐसी सशक्त हो कि चीज़ें ऐसे फीवर ना हो या कम हो। बॉडी फिट है तो किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता उसकी काफ़ी गुना बढ़ जाती है। आप किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी फाइट करके रिकवर हो सकते हो। तो इसलिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो हर बीमारी के लिए बहुत ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी शरीर के लिए 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स पर डे देने ही देने हैं। आप चाहे कितने भी बिजी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप टाइम नहीं निकाल सकते। अपने शरीर को टाइम दीजिए तो शरीर आपका ध्यान रखेगा। खान पान का भी सेम यही है, अगर ढंग से आप डाइट लेंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, तो छोटे मोटे जो इन्फेक्शन हैं उनसे तो आप बिना किसी दवाई के भी निकल जाओगे। भाइयों बहनों, डॉक्टर ब्रिज वल्लभ शर्मा ने आज जो इतने सिंपल तरीके से एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जो शायद हम सब लोग उसके गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं या फ्यूचर में गुजरेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी जो जानकारी है ये ज़्यादातर जनता के बीच में पहुंचेगी, और जो आपने 2-3 बातें कही स्पेशली अबाउट वैक्सीन लेने के बारे में, आई थिंक उससे थोड़ी सी जागरूकता और बढ़ेगी और हमारे भाई बहन ज़रूर वैक्सीन्स की जो हैबिट है एनुअली शुरू करेंगे। आज इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।